नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी के प्रयागराज में एक और संदिग्ध आतंकी की पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। ऐसे शख्स का नाम शाहरुख है। इस संदिग्ध ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर पुलिस के सामने सरेंडर करने का दावा किया है। बता दें कि शाहरुख ही वो शख्स है जिसके पोल्ट्री फार्म से एटीएस और दिल्ली पुलिस को आईईडी बरामद हुआ था। शाहरुख का दावा है कि आईईडी उसे एक दिन पहले ही गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी जीशान ने रखने के लिए दिया था। जीशान ने उसे बहुत ऐतिहासिक के साथ पोल्ट्री फार्म में रखने के लिए दिया था। अगले दिन जीशान की निशानदेही पर एटीएस और दिल्ली पुलिस ने छापेमारी कर शाहरुख के पोल्ट्री फार्म से आईईडी बरामद की थी। बरामद आईईडी को बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए डिस्पोज किया गया है। शाहरुख ने फेसबुक पर वीडियो लाइव कर पुलिस के सामने सरेंडर करने का दावा किया है। शाहरुख ने कल रात फेसबुक लाइव कर खुद को बेगुनाह बताया और कोतवाली थाने में जाकर सरेंडर करने की बात कही। चौक इलाके के से किए गए लाइव से वो चलते हुए कोतवाली थाने तक गया। हालांकि फेसबुक लाइव में शाहरुख ने दावा किया है कि वो खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस के सामने पेश हो रहा है। उसने बताया कि जिस दिन उसके पोल्ट्री फार्म में आईईडी बरामद हुई थी, एटीएस अफसरों ने उसे फोन किया था। फोन पर उस वक्त किया गया था, उसके बावजूद डर की वजह से वो मोबाइल बंद कर फरार हो गया था। उत्तर प्रदेश के बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा आज से शुरू हो गई है। अंक सुधार परीक्षा 69.288 परीक्षाओं भाग ले रहे हैं, जिसके लिए 590 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा नकल विहीन हो, इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और एटीएस के जवानों को तैनात किया गया है। नोएडा में परीक्षा के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं। 772 परीक्षार्थी जो है परीक्षा दे रहे हैं। आपको बता दें कि पहले दिन हिंदी का पेपर है, जिसे परीक्षा जो छात्र हैं देने के परीक्षा केंद्र पहुंच चुके हैं। बता दें कि कोरोना वैक्सीन महामारी के चलते इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो परीक्षा नहीं कराई गई थी, छात्रों को अगली क्लास के लिए प्रमोट कर दिया गया था। कुछ छात्रों ने मिले अंकों पर असंतोष जताया था। उन्होंने दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी, तो वहीं सरकार ने छात्रों की मांग स्वीकार कर 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक अंक सुधार परीक्षा कराने का आदेश दे दिया है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रदेश में 590 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 8000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि पूरी परीक्षा पर नजर रखी जा सके। सभी छात्र केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। साथ ही हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। परीक्षा नकल विहीन को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह तैयारी कर दी है। आपको ये भी बता दें कि सभी परीक्षा केंद्रों में पुलिस और एटीएस के जवानों के साथ ही साथ अधिकारी, औचक निरीक्षक और स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान मोगर एरिया जो है वाली बीजेपी इस बार भवानीपुर उपचुनाव में नई रणनीति अपना रही है। भवानीपुर सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। भवानीपुर सीट से बीजेपी की ओर से प्रियंका टिबरवाल ममता को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान मेगा रैलियां करने वाली बीजेपी ने इस बार रैलियों से अपना फोकस हटा दिया है। भवानीपुर में बीजेपी नेता अब घर घर जा रहे हैं और मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ये भी बताया कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा से सबक लेते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है। दिलीप घोष ने कहा कि इस बार चुनाव प्रचार की हमारी रणनीति साइलेंट है। अगर हम मीडिया के साथ प्रचार करते हैं तो टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते हैं और लोगों को धमकाते हैं। इसलिए हम लोग रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। हमारे नेता कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री की तरफ से एक बड़ा खुलासा सामने आया है,
जिसके चलते T20 विश्व कप के बाद रवि शास्त्री अपना पद छोड़ सकते हैं। भारतीय टीम अगर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना लेती है तो 14 नंबर को खेला जाएगा। तो ऐसे में रवि शास्त्री करीब 2 महीने और टीम इंडिया के साथ रहेंगे। एक निजी एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया है कि कोच सब कुछ हासिल कर लिया है। शास्त्री ने कहा कि अगर टीम इंडिया T20 विश्व कप जीतने में सफल रहती है तो ये सोने पर सुहागा होगा। साथ ही शास्त्री को बुक लॉन्च समारोह में भी जाने का भी मलाल नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि मैनचेस्टर टेस्ट में पहले शास्त्री और 3 स्पोर्ट स्टाफ पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद मैनचेस्टर टेस्ट मैच में रद्द करना हो गया था। जिसके बाद रवि शास्त्री ने यह भी कहा है कि मैंने वो सब हासिल कर लिया है जो मैं चाहता था। 5 साल टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रहना, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज जीतना, इंग्लैंड में जीत हासिल करना, मैंने इस गर्मी की शुरुआत की है। माइकल एथरन से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए ये अंतिम है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना और कोविड के समय में इंग्लैंड में जीत हासिल करना। हम इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से आगे हैं और जिस तरह से हमने लॉर्ड्स और ओवल में खेला गया वो खास था। बीते शुक्रवार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में जमकर वैक्सीन अभियान चलाया गया। वैक्सीन के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। आपको ये भी बता दें कि लाभार्थियों की संख्या मिनटों में बदलती नजर आई। देश भर में कोरोना वैक्सीन की संख्या 2 करोड़ के पार चली गई। इन सबके बीच आपको ये भी बता दें कि एक निजी न्यूज एजेंसी के मुताबिक 17 सितंबर को वैक्सीन की डोज देने के मामले में कर्नाटक टॉप पर रहा। कर्नाटक में शुक्रवार रात तक 26.92 लाख डोज दी गई। देश में टॉप पर कर्नाटक रहा। कर्नाटक ने यूपी बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। बिहार में शुक्रवार को 26.62 लाख डोज और यूपी में 24.86 लाख डोज दी गई। साथ ही कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने राज्य में वैक्सीनेशन के प्रयास की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक कोरोना वैक्सीन अभियान को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों और स्टाफ के बीच अन्य लोगों का अभिवादन करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बेहद शानदार है कि कर्नाटक में यूपी बिहार से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई है, जबकि वहां की आबादी कर्नाटक से काफी ज्यादा है। ये काफी उपयुक्त है और पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन ऐसा हुआ है जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बागडोर संभाल रखी है। देश में अब बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,662 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 281 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 33,998 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,26,32,222 हो गई है। वहीं अब एक्टिव केस जो है घटकर 3,40,629 हो गए हैं। देश में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर टीकाकरण अभियान को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए टीके की 2.50 करोड़ से ज्यादा खुराक देकर एक रिकॉर्ड बनाया। देश में अब तक दी गई कुल खुराक मध्यरात्रि 12 बजे 69.33 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इससे पहले दैनिक खुराक का रिकॉर्ड चीन ने बनाया था, जहां जून में 2.47 करोड़ टीके लगाए गए थे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के 14,48,833 सैंपल किए गए हैं, जिसके बाद कल तक कुल 55,07,80,273 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 23,260 नए मामले सामने आए। वहीं 131 लोगों की मौत हो गई। केरल में कल
20,388 लोग ठीक हुए हैं और राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,88,926 हो गई है। वहीं अब तक इस महामारी में 23,296 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जयपुर से दिल्ली की ओर बेहद कम समय में पूरी कर दी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि ये दूरी कम कर दी जाएगी। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच जल्द बनाने का प्रयास किया जाएगा। गडकरी ने यह भी कहा कि इन दोनों शहरों के बीच हाईवे के निर्माण के लिए विदेशी कंपनी के साथ चर्चा कर रहा है। इस हाईवे के निर्माण के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी को समय में पूरा कर लिया जाएगा। गडकरी ने हाईवे क्षेत्र में विदेशी निवेश का आग्रह किया है और इससे पहले ईयू को देश में इलेक्ट्रिक हाईवे का निर्माण करने के लिए भी बुलाया है। आपको ये भी बता दें कि गडकरी ने कहा है कि 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है और इसमें 7 एक्सप्रेसवे पर काम शुरू भी कर लिया गया है। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस के बारे में बताया कि जिससे दोनों शहरों के बीच सड़क के जरिए सफर करने में लगने वाले समय में करीब 24 घंटे की कमी हो सकती है। गडकरी ने यह भी दावा किया है कि नया हाईवे बनने के बाद जयपुर और दिल्ली के बीच की दूरी महज 2 घंटे की पूरी कर ली जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक दिल्ली और जयपुर के बीच की यात्रा का समय अगले साल मार्च तक कम हो सकता है। वहीं NHAI की उम्मीद है कि मार्च 2022 से पहले सोहाना एलिवेटेड रोड और दिल्ली हाईवे एक्सप्रेसवे का सोहाना डोसा स्ट्रेच पूरा कर लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर पर 11 लाख रुपए का इनाम रखने वाले बीजेपी नेता को पकड़ने गई पश्चिम बंगाल की पुलिस के साथ मारपीट हुई है। पुलिसकर्मी अलीगढ़ और बीजेपी नेता को पकड़ने के लिए गए थे। सिविल ड्रेस में दबिश देने पहुंची पुलिस को स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया है। इस दौरान पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई है। हालांकि मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने उन्हें बचाया और सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। दोनों पुलिसकर्मी पर बीजेपी नेताओं ने घर में घुसकर छेड़खानी का आरोप लगाया है। वहीं अलीगढ़ पुलिस पूरे मामले में जांच की बात कर रही है। पूरे मामले में अलीगढ़ के MLC मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस के बिना कोई जानकारी दिए हमारे कार्यकर्ता योगेश घर पर जाकर दबिश देने का काम किया है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल से कुछ कथाकथित लोग आए थे जो सिविल आए थे और यहाँ के पुलिस वाले बता रहे हैं कि उनको गुमराह कर ले गए थे। हमने बंगाल पुलिस के खिलाफ तहरीर लिख रही है। उन्होंने घर में घुसकर बिना जानकारी के अपराध की है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और शोषण का प्रयास किया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर मद्देनजर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन आने वाले 3 महीने में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 3 महीने में बड़े बड़े त्योहार का आयोजन होने वाला है, जिसके कारण अधिक से अधिक भीड़ उमड़ने वाली है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। घर पर ही रहकर त्योहार मनाना चाहिए। बता दें कि महामारी पर शोध करने वाले एक वैज्ञानिक ने अगस्त में आशंका जताई थी कि यदि भारत में वायरस के मौजूदा स्वरूपों से अधिक संक्रमण कोई स्वरूप सितंबर तक सामने आता है तो अक्टूबर से नवंबर के बीच कोरोना की तीसरी लहर चरम पर हो सकती है और डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा सकता है। आपको ये भी बता दें कि टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 कार्य समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि पिछले कुछ महीने में
तेजी से हो रहे कोरोना टीकाकरण और इसके किसी वेरिएंट के सामने नहीं आने के बाद हालात फिलहाल काबू में हैं। अब तीसरी लहर को देखकर सबसे बड़ा खतरा त्योहार के सीजन में होगा। अगर लोग त्योहार के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। माफ कीजिए, नहीं करेंगे तो हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं।